और ETS में कितने। तो बहुत ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 मिले थे हम लोग को 2, लिंक रिएक्शन में मिला था 2 और क्रेब्स साइकिल में मिला था साइकिल में मिला था हम लोग को 1 2 3 4 5 6। FADH2 ग्लाइकोलाइसिस मिला था 1 भी नहीं, लिंक रिएक्शन मिला था 1 भी नहीं और क्रेब्स साइकिल में मिला था हम लोग को 2। ATP ग्लाइकोलाइसिस मिला हम लोग को 2। यहाँ पर 1 भी नहीं और यहाँ पर हम लोग को मिला था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2। फाइन, तो मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ। NADH2 मिले 10, FADH2 मिला 2 और ATP मिला 4। ETS में I'm going to write like this: 1 NADH2 is equal to 3 ATP and 1 FADH2 equal to 2 ATP. So total कितने हुए? 10 into 3, 10 into 3 plus 2 to the 4, 2 to the 4 is equal to 34. Total ATP 38. ये है बैलेंस शीट, कहां पर क्या मिलता है और कैसे। Just copy this somewhere, please. Just copy this somewhere. चला झालं
गुड। झलक है, झलक है। Okay, let me just stop share and let me go ahead. Everybody done ना? Anybody wants it to see it again? वापस शेयर करो क्या, इसको देखने का क्या? नहीं ना, हो गया सबका? यस मतलब क्या चाहिए, वापस चाहिए? एक मिनट। ओके, नहीं चाहिए ना, वो ये बोल रहा नहीं चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। हम लोग बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन आई बेसिकली मीन रेस्पिरेशन डन विदाउट ऑक्सीजन। फाइन, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या स्टेप्स है। So let's talk about anaerobic respiration. Okay. What happens over here is, मैं आपको पहले सिंपल सा चीज करके दिखाऊं। पहले ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। ग्लाइकोलाइसिस मैंने पहले बोला था किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अमीबा से लेकर बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, सभी कीड़े मकोड़े, इंसान सब में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही होता है। उसके बिना चांस ही नहीं है। तो फर्स्ट विल बी ऑफ कोर्स ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर क्या होने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक ग्लूकोज होता है, एक मिनट है इसको। ओके, सो ग्लूकोज होता है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स NAD प्लस 2 मॉलिक्यूल्स, ये आपने पढ़ा था अगर आपको याद है, ग्लाइकोलाइसिस का ओवरऑल रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस का ओवरऑल रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स ADP प्लस 2 मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस होगा और क्या मिलेगा मुझे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड प्लस 2 molecules NADH2 प्लस 2 molecules of ATP। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हम लोग पहले भी लिख चुके हैं ये, सिर्फ लास्ट टाइम जब लिखा था पायरुवेट लिखा था, आज मैं उसका फॉर्मूला लिखा मैंने आपको यहाँ पर। फाइन, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वो ये बन जाएगा अल्डिहाइड, CH3CHO और मुझे मिलेगा 2 मॉलिक्यूल CO2। ये बन जाता है अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। थायामीन पायरोफॉस्फेट नाम का एक और एक एंजाइम, ये थायामीन पायरोफॉस्फेट नाम का एक एंजाइम रहता है, और थोड़ा सा जिंक आयंस भी चाहिए।
ये सब कुछ मिलाकर अल्डिहाइड बन जाता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट, ओके, ये अल्डिहाइड बन गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, थर्ड स्टेप, फाइन, अल्डिहाइड का हो जाएगा रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, H2 जुड़ जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है रिएक्शन नहीं हो, बट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं दूंगा। ये H2 चला जाएगा इधर, तो बन जाएगा 2C2OH, CH3 CH2OH भी ले सकते हैं, C2H5OH भी ले सकते हैं, प्लस NAD। अगर मैं तीनों स्टेप्स को साथ में लिखूं, अगर मैं तीनों स्टेप्स को साथ में लिखूं तो मैं कैसा लिखूंगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ग्लूकोज पहले बन जाता है पायरुविक एसिड, तो मेरे पास पहले रहता है ग्लूकोज, बन जाता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बन जाता है अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। Two molecules of acetaldehyde, one molecule of pyruvate becomes two molecules of acetaldehyde, two molecules of pyruvate यहाँ पर, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट परिश्रम मिलेगा और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। एंड ग्लूकोज बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनता है एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बनता है इथाइल अल्कोहल। And what happens here is, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल NAD becomes two molecules NaBH2। ओके, हाँ CO2 तो रह गया।
या सो ये है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक तो बेसिकली एनारोबिक बनता क्या है? एनारोबिक बनता है ग्लूकोज बिकम्स अल्कोहल एंड CO2, ग्लूकोज बिकम्स अल्कोहल एंड CO2, और मुझे दो मॉलिक्यूल एटीपी मिलते हैं, सिर्फ दो मॉलिक्यूल एटीपी मिलेंगे, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। फाइन, सो ये एनारोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन है। तो ओनली प्रॉब्लम है यहाँ पर और एक चीज बताने वाला हूं मैं, इसको हम लोग क्या से कहते हैं, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन या लैक्टिक एसिड। कभी कभी क्या होता है, ओके, कभी कभी क्या होता है कि मेरे कौन है भाई, कि जो पायरुविक एसिड है combines with 2 molecules of NADH2 directly, सेकंड स्टेप पूरा गायब हो जाता है, सेकंड स्टेप होता ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप के बाद सीधा थर्ड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होता ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ CO2 and C2H5OH मुझे मिलेगा लैक्टिक एसिड। I get something called as lactic acid, लिख देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो पायरुविक एसिड मिलता है वो सेकंड स्टेप में जाता ही नहीं है, सेकंड स्टेप में CO2 उसका निकलता ही नहीं है, CO2 वैसे ही रहता है और H2 भी ऐड हो जाता है, CO2 भी रहता है, and ethyl alcohol and CO2, I basically get lactic acid। ये आपके दही के साथ भी होता है। Copy this as well, please, everybody. बोला हाँ तो देना है, मैंने बोला बोले बनवायचं तर बनवेल। हाँ पण माझं 8 पर्यंत लेक्चर आहे, नंतर बनवेल। हाँ ठीक है। ओके, are we done?
कौन है ये तो ठक ठक कर रहा है कब से? इसमें आ रहा है। ओके भैया बहन धन्यवाद। आणि आता अरे बाकी ओ सॉरी 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 वापस आ वापस 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 सॉरी भाई लोग सॉरी सॉरी बच्चों की जान लोगे यार। मुझे लगा हो गया, मुझे लगा तो हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा थोड़ी मारने का नहीं रे, ऐसा गाली भी दे रहे तुम लोग मन में। सुना मैं मन में सुनता हूँ, बाद में ऐसा गाली दे रहे मोटा साले टकले वापस दिखा, ऐसे सुना मैं। आता बस झाला, आता चालू करूया. त्याला लिहित बसता 2-2 तास. ओके सो अभी आगे बढ़ेंगे. So this topic is quite important for NEET. Maybe not that important for normal exam. Normal exam में 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं. That is not anaerobic respiration. इसका कुछ बहुत बकवास क्वेश्चंस आते हैं. NEET में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली. आप बोलोगे फिर मैम लोग को सिखा रहे साले, लेकिन क्या होता है सिखाना तो पड़ता है ना भाई. फाइन, आखिर बायोलॉजी का टीचर है. तो जस्ट ना एक मिनट के लिए ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 153. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 153. जो मैंने अभी दिया वो थोड़ा सा मे बी ज्यादा हो गया, लेकिन आपके बुक में वहां पर 2 रिएक्शंस ही दिए, ओनली 2 रिएक्शंस दिए हैं. एक्चुअली स्टेप वाइज दिया, देखा जाए तो स्टेप वाइज ही दिया है. कंसीडर 2 रिएक्शंस, टॉप 2 रिएक्शंस, एक ग्रीन बॉक्स में और एक ब्लू बॉक्स में, पेज 153 पे मिलेगा है. फाइन. अगर आप उस रिएक्शन को देखो, पहले मैं ब्लू रिएक्शन दिखा रहा हूं. ब्लू रिएक्शन फाइन सेम है जो हम लोग ने किया. फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है 2 पायरुविक एसिड. क्या था फर्स्ट रिएक्शन अपना, ग्लाइकोलाइसिस. फिर सेकंड रिएक्शन क्या था, अगर अपने रिएक्शन से कंपेयर कर रहा हूं, मैं अपने रिएक्शन से ये कंपेयर कर रहा हूं.
सेकंड रिएक्शन क्या था अपना, डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट एसिड में से CO2 निकल जाता है। जब CO2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड बनता है, क्लियर है, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड को आप जब NADH2 जोड़ देते हो तो NADH2 का H2 जुड़ जाता है एसिटाल्डिहाइड को और बन जाता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, क्लियर छे, फाइन। सेम वही है, सिर्फ ये लोग ने एक ही रिएक्शन में दिखा दिया है, मैं इसको 3 अलग अलग रिएक्शन करके दिखा दिया था। एंड लैक्टिक एसिड का वही चीज है, अगर ऊपर ग्रीन वाला देखो तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट एसिड बन जाता है एंड पायरुविक एसिड का CO2 निकलता नहीं है, CO2 वैसे कैसे रहता है, H2 ऐड हो जाता है और बन जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ओके। से कितना नाटक क्यों, एटीपी बनाने के लिए इतना नाटक क्यों? फाइन, पहले बात तो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, वहां पर थोड़ा सा एटीपी बन रहा है, फिर ब्लिंक रिएक्शन हो रहा है, फिर क्रेब्स साइकिल बन रहा है, वहां पर थोड़ा एटीपी बन रहा है। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा बताओ ना मुझे अदिति। अदिति टेल मी व्हिच पार्ट यू हैवंट अंडरस्टूड, तो मैं समझा देता हूं। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा बताओगी तो ये देखो, अगर मैं शेयर स्क्रीन करूंगा तो बहुत सिंपल चीज है, नहीं अभी यहां समझाता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड का एक CO जब निकल जाएगा, ये CO निकल जाएगा, ये H इधर आ जाएगा तो बन जाएगा CH3CO, CH3CHO, ये बन गया अल्डिहाइड, ये CO2 निकल गया, फाइन। अब ये अल्डिहाइड के साथ NH2 जुड़ता है, ये H2 आएगा इधर, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन और 3 और 2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा C2H5OH। C2H5OH बन गया ये, जब H2 इधर आ गया, वही चीज है। सेम चीज को लोग ने अलग अलग करके लिखा है, दैट्स इट। अगर मैंने अलग अलग करके लिखा, सेम चीज को एक ही लाइन में लिखा है लोग ने, ओके। So what I'm saying is, ये इतना नाटक, पहले ग्लाइकोलाइसिस करो, फिर उसको पायरुवेट करो, फिर उसको लिंक एसिड में डाल के एसिटाइल कोएंजाइम बनाओ, फिर उसको क्रेब्स साइकिल में घुसाओ, फिर उसका NADH2 FADH2 बनाओ बहुत सारा, फिर बाद में वो ETS में जाएगा, बाद में ATP बनेगा, वो भी साथ में नहीं बनेगा, अलग अलग स्टेप में बनेगा। इतना नाटक क्यों, इतना नाटक क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही टाइम में 38 मॉलिक्यूल ATP बनेंगे, आपके घर पे देखो ना, अगर आपके घर पे आपको लाइट चाहिए, अचानक से खाट करके लाइट जल गई तो क्या हो जाएगा, फाइन, इतना झटका ज्यादा पड़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, बहुत ज्यादा एनर्जी जब साथ में आ जाएगा, अपने सेल के लिए अच्छा नहीं है वो। तो सेल क्या करता है, धीरे 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 स्टेप वाइज बनाता है। जस्ट होल्ड ऑन, क्या है, जस्ट 1 सेकंड। Okay, sorry, I'm back. Okay. See, important है, why is the 3 step-wise process important? सबसे पहले बात तो ATP आराम से बनेगा। ATP में क्या होता है, फिर ATP अगर साथ में रहेगा और थर्ड वाला फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, हाई एनर्जी बॉन्ड है, फाइन, वो रिलीज हो जाएगा तो फिर अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी आपके सेल को खराब कर सकता है। तो स्टेप वाइज एनर्जी बनेगा, स्टेप वाइज रिलीज होगा तो अच्छा पड़ेगा। ATP सिंथेसिस भी काफी अच्छे से आराम से हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, काफी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। एट ए टाइम सारे के सारे एंजाइम्स मिलेंगे सेल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं।
कितने सारे एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स अगर स्टेप वाइज रहेगा तो एट ए टाइम वो एंजाइम आराम आराम से मैं लेके आ सकता हूँ, अदरवाइज सारे के सारे एंजाइम साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फाइंड इट वेरी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड थर्ड चीज क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये सारी चीजें मिल रही है ना, क्यूमरेट, मैलेट, ये जो चीजें बन रही है, एसीटेट, सक्सिनेट, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट्स। ये इंटरमीडिएट सेल के कभी कभी काम में आ जाते हैं, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द साइकिल एंड कैन यूज फॉर सम अदर पर्पस एज वेल बाय द सेल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टेप वाइज इसके लिए। अनदर थिंग, बचपन से मुझे कहा गया है कि रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं, O2 अंदर जाता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। In this chapter you'll understand that respiration is not actually about oxygen. Respiration is all about removal of hydrogen from NADH2. जब NADH2 का H2 निकलेगा, FADH2 का H2 निकलेगा, वो H2 बाद में जाकर एनर्जी देता है, तो H2 फिर इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन्स गो टू डिफरेंट कैरियर्स, इट ऑल अबाउट H2। हाँ, रिएक्शन में O2 है, बराबर है, रिएक्शन में O2 है, बट वो O2 किसी अलग चीज के लिए काम में आता है। So O2 आता है, फिर CO2 बनता है, सब कुछ ठीक है, but the key point in making energy is not addition of O2 anywhere. The key point in making energy is removal of H2 from NADH2 and FADH2. It's always removal of H2. So more than oxidation important है, लेकिन that is not addition of O2. It's removal of H2. Removal of H2 is super duper important in the respiration, especially anaerobic respiration. और तीसरी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, ये काफी अगेन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आएंगे, आपको भी आएंगे, सिर्फ नीट के लिए नहीं है, नॉर्मल लोग के लिए भी एमसीक्यू आते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट? रेस्पिरेटरी कोशेंट इज हाउ मेनी CO2 अपॉन हाउ मेनी O2। कितना CO2 अपॉन कितना O2। अब लगे इसका मतलब क्या, समझाता हूँ। लेट्स राइट द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन वंस अगेन। एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं मजाक मजाक में। Let me write down the reaction of aerobic respiration. Okay. 6H12 क्या हो रहा है? C6H12O6 plus 6O2 gives me 6CO2 plus 6H2O plus energy, right? Plus energy. रेस्पिरेशन का बेसिक रिएक्शन है। मैं आपको क्या बोला? व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट? अमाउंट ऑफ CO2 अपॉन अमाउंट ऑफ SO2, मतलब CO2 कितने अपॉन O2 कितने। CO2 कितने 6, O2 कितने 6, आंसर कितना 1। सो आई विल से द RQ, ये आपने यूज किया है ग्लूकोज ना, ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट्स का RQ इज 1। कार्बोहाइड्रेट्स का RQ इज 1। फाइन, 1 कैसे? 6CO2 अपॉन 6O2, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव वन मोर एग्जांपल। Now instead of carbohydrates, instead of glucose, I am going to use a fat. मैं फैट यूज करने वाला हूं टू मेक एनर्जी। तो मैं यूज करूंगा समथिंग कॉल्ड एज 2 molecules ऑफ, आई एम गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज ट्राइपाल्मिटिन। ट्राइपाल्मिटिन या पाल्मिटिक एसिड कहते हैं उसको, तो मैं उसको यूज करूंगा। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, डरना मत, और आपको लिखना भी नहीं है ये, प्लीज डू नॉट राइट व्हाट आई एम राइटिंग। अभी मैं जो लिख रहा हूं ना वो मत लिखना, पागल हो जाओगे, नीट के लिए भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। फाइन, आपका दिमाग का दही कर रहा हूँ, डोंट वरी।
बचपन में आपको बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन करके आता था केमिस्ट्री, मालूम है? 8 या 9th में आता था, बैलेंसिंग रिएक्शंस। अगर ये रिएक्शन बैलेंस करने को आएगा ना एग्जाम में, मैं तो खून कर दूं इस टीचर का। हाँ कसम खून कर दूं टीचर का, अगर ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आया तो। 145 O2, 102 CO2, 98 H2O. Fine. But understand, C51H98O6 is the formula of palmitic acid. तो अगर मैं पाल्मिटिक एसिड को यूज करता हूं और पाल्मिटिक एसिड को O2 के साथ जोड़ता हूं, मुझे एनर्जी तो मिलेगा, मुझे यहां पर भी एनर्जी मिलने वाला है, मुझे यहां पर भी एनर्जी मिलेगा। फाइन, लेकिन फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज आरक्यू नाउ? व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू इज CO2 अपॉन O2। फाइन, सो 102 अपॉन 145, 102 अपॉन 145 comes to around 0.69, या मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ 0.7, 0.7। फाइन, सो फैट्स का आरक्यू होता है 0.7 और आरक्यू ऑफ प्रोटीन्स, अभी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मजाक मजाक में, आरक्यू ऑफ प्रोटीन्स इज 0.9। ये याद रखना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको कि प्रोटीन्स का आरक्यू 0.9 है, कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू 1 है और फैट्स का आरक्यू 0.7 है। व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू इज द अमाउंट ऑफ CO2 अपॉन अमाउंट ऑफ O2, amount of CO2 upon amount of O2. Now can you please tell me what is the RQ for, what is the respiratory quotient? What is the respiratory quotient for anaerobic respiration? Now let's understand anaerobic respiration. C6H12O6 without oxygen will give me 6 CO2 plus 6 H2O plus ATP. Anybody? What is the RQ now? What is the RQ? मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स का, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी है ही नहीं, मैथमेटिक्स है। व्हाट इज आरक्यू? बताओ राम सर के बच्चों, बताओ। लोग बोल रहे 1, लोग बोल रहे 2, आरक्यू का फॉर्मूला क्या है भाई? 6 कैसे आ रहा है? ये 6 1 कैसे आ रहा है? व्हाट अपॉन व्हाट? व्हाट अपॉन व्हाट बोलेंगे? अभी डोंट राइट, मुझे आंसर मत देना। व्हाट अपॉन व्हाट क्या वो दिखाओ। व्हाट इज द, ऊपर क्या न्यूमरेटर में, क्या डिनोमिनेटर में क्या, वो तो बताओ मुझे। हाँ CO2 अपॉन O2 मुझे फॉर्मूला मुझे मालूम है, CO2 अपॉन O2 कितना अपॉन कितना लिखा तुम लोगों ने, वो बताओ मुझे। आपको जो आंसर आ रहा है वो आपने क्या डिवाइड बाय क्या किया तो मुझे आंसर आपको आया, वो बताओ मुझे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ CO2 अपॉन अमाउंट ऑफ O2। मुझे आंसर निखिल सिंह 12 अपॉन 6। निखिल 12 CO2 कहां पे आया आपको और 6 O2 कहां पर दिख रहा है इस रिएक्शन में आपको? विकास यादव भाई, मैं कौन से रिएक्शन का पूछ रहा हूं, तू कौन से रिएक्शन का बता रहा है? राज इज सेइंग 6 अपॉन 6, 6 CO2 तो दिख रहा है मुझे राज, O2 किधर है? रीटा गुप्ता सिंह O2 किधर है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, CO2 है, O2 किधर है? आदित्य सिंह 6 CO2, 6 अपॉन 12, 12 कहाँ है? कहाँ है 12? एनारोबिक रेस्पिरेशन है, O2 है ही नहीं वहां पर, O2 है ही नहीं भैया, कहाँ दिख रहा है आप लोग को O2? मुझे ग्लूकोज दिख रहा है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, मुझे वाटर दिख रहा है, एटीपी दिख रहा है, ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विल बी 6 अपॉन 0। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज 6 अपॉन 0? एनीथिंग डिवाइड बाय 0? मैथमेटिक्स का सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज एनीथिंग डिवाइड बाय 0? No, it is not 0. It is not 0. Anything divided by 0 is not 0. Anything divided by 0 is infinity. Anything divided by 0 is infinity. It's infinity, not 0. Fine.
सो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इंफिनिटी। तो आपको 4 फिगर्स याद रखने हैं, 1, 0.9, 0.7 एंड इंफिनिटी। अगर रेस्पिरेशन, ये क्या लिखा हुआ है अदिति, ये तो यूरो का साइन है। एनर्जी मिलेगी। आज मैंने खाने में बहुत कुछ खाया रहेगा, मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, प्रोटीन्स खाया, सब कुछ खाया। अगर मुझे वो यूज करना है तो मुझे बॉडी में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मुझे मिलेगी रेस्पिरेशन से। फाइन। अगर मुझे सेल डिवीजन करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए। सेल डिवीजन के लिए मुझे चाहिए, सेल डिवीजन है, ग्रोथ है, रिप्लेसमेंट है, रीजनरेशन है, सबके लिए एनर्जी चाहिए, वो मुझे मिलेगी रेस्पिरेशन से। फाइन। मैंने पहले ही बोला था, क्रेब्स साइकिल में जो बनता है फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसिटेट, सक्सिनेट, ये बॉडी यूज करती है, इस केमिकल्स को यूज भी करती है। फाइन। जब मैं रेस्पिरेशन करूंगा तो मैं O2 बाहर छोड़ूंगा। फोटोसिंथेसिस में O2 अंदर लेते हैं। सो O2 और CO2, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट की बात। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट CO2 अंदर लेते हैं, O2 बाहर छोड़ते हैं। फाइन। हम लोग क्या करते हैं, O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। सो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विल बैलेंस ईच अदर आउट। फाइन। नॉट ओनली दैट, फर्मेंटेशन जो होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है, अल्कोहल फॉर्मेशन है, उससे दारू बनती है, दूध बनता है, दही बनता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। फाइन। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस रहते हैं, उनको सॉल्युबल फॉर्म करने के लिए आपको एटीपी चाहिए। आप बहुत कुछ ऐसी चीजें खाते हो जो इंसॉल्युबल रहेंगी, बॉडी उनको सॉल्युबल करने के लिए एनर्जी यूज करती है। व्हाट आई वांट टू डू इज राइट नाउ, आई वांटेड टू ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 157। 13.4 से पढ़ना शुरू करना है चैप्टर के एंडिंग तक। 13.4 से शुरू करना है चैप्टर के एंडिंग तक।
and I'm going to see the doubts now. कोई डाउट ही नहीं है, एक भी डाउट नहीं। वंडरफुल यार, क्या होशियार लड़के बच्चे हो गए यार, इतना कम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या सिखाया मैंने, माँ कसम, सबको सब कुछ समझ में आ गया। हा, मजा आ गया। फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू अ न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर नहीं, जो सुबह चालू किया था वही। सर रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं ना? ना 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 ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर O2 यूज नहीं हुआ तो हम लोग फर्मेंटेशन कह सकते हैं, नॉर्मल अपने रेस्पिरेशन को नहीं फर्मेंटेशन कहते हैं, एनारोबिक को फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, तो भाई और बहनों और अदर्स, सुबह हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सॉरी, हाँ, टिश्यूज, टिश्यूज। फाइन, हम लोगों ने बात किया था अबाउट एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। 7:30 बज चुका है और मेरे को, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, सीखने का मन हो रहा है। ओके, सत्य है, 7:30 बज चुका है, सत्य है। फाइन, ऐसे कम नहीं लोग, एक ने भी गॉड ब्लेस यू नहीं बोला। ओके फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइन, बट आई वांट टू डू 2 टिश्यूज मोर नाउ। सिर्फ 2 ही करूंगा, जितना भी टाइम लगे। फाइन, अगर जल्दी तो जल्दी, लेट तो लेट, लेकिन दोनों साथ में करूंगा, दोनों साथ में करूंगा। ओके, नाम है रवीना टंडन, नहीं रवीना नहीं है, सिर्फ टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। अगर आपको सुबह मैंने सिखाया होगा, याद है, एरियोलार कैनेटोटिश्यू सिखाया मैंने, जिसमें हम लोग के पास व्हाइट फाइबर्स थे और येलो फाइबर्स थे। व्हाइट फाइबर्स को हम लोग प्यार से कोलाजिन फाइबर्स बोलते हैं, जो बंच में थे, जो ऐसे वेवी वेवी थे, जो ब्रांच नहीं थे। और येलो फाइबर्स आर कॉल्ड एज इलास्टिन फाइबर्स, वो सिंगल सिंगल थे, स्ट्रेट थे, ब्रांच थे। फाइन, कोलाजिन फाइबर्स मजबूती देते थे, स्ट्रेंथ देते थे, और येलो फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी देते थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सुबह। हम लोग वो 2 फाइबर्स को यूज करेंगे और बात करेंगे टेंडन और लिगामेंट की। नाउ व्हाट्स अ टेंडन एंड लिगामेंट? अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप खिलाड़ी हो, फाइन, तो टेंडन और लिगामेंट तो आपका बहुत क्या बोलते हैं ना, खास हमसफर बन जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, क्रिकेट खेलने वाले हो या फिर फुटबॉल खेलने वाले हो, उनको टेंडन और लिगामेंट्स की काफी सारी इंजरीज होती है, काफी सारी इंजरी होती है, बहुत ज्यादा। फाइन, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेनी अगर से इंजरी हुई, क्या मुझे देखो, मेरे सब्जी वाले ने फोन किया मेरे को, कल ब्रेकफास्ट में उपमा है, वेज में टोमेटो स्टफ भाजी है, नॉनवेज में गाउटी चिकन, हंडी चिकन, लीवर मसाला ड्राई, कोमड़ी बड़े। अच्छा है, anyway, not important, not important. फाइन, आगे बढ़ते हैं। या प्लस मैं क्या ढूंढ रहा था ना, हाँ, किसको कौन सा हुआ है। गूगल कर रहा हूँ, रिसेंट क्रिकेट इंजरीज में। आधा घंटा लग जाएगा इसको यार। हाँ, या चलो फाइन। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है समझने से पहले थोड़ा डायग्राम समझते हैं। आई होप मुझे गूगल में डायग्राम मिल जाए, तो फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो चाहिए वो डायग्राम मिल गया, थैंक यू। हड्डियां हैं, मसल है, बस टेंडन दिख जाए मुझे।
माय फेवरेट डायग्राम। ये देखो, ये मसल है, ये हड्डी है, और ये मसल को हड्डी से जोड़ने वाला, यहाँ पर देखो ये भी जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है। फाइन। मसल को हड्डी से जोड़ने वाली जो चीज है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं टेंडन। टेंडन क्लियर छे? मसल को हड्डी से जोड़ने वाला होता है टेंडन। आई कैन शो यू मोर डायग्राम्स इफ यू वांट। अलग अलग जगह पे, जहां कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी देखो। फाइन, ये देखो, ये देखो, जो सफेद सफेद दिख रहे हैं ना, ये मसल को हड्डी से जोड़ रहे हैं। फाइन। यहाँ पर मसल को हड्डी से जोड़ने वाले जो होते हैं उसको हम लोग प्यार से टेंडन कहते हैं। फाइन। ये look at this, ये वाला, ये मसल को हड्डी से जोड़ रहा है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं टेंडन। यूपे में आता है अमित टंडन करके, आई थिंक वो ये करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेंडन बना हुआ है व्हाइट फाइबर से। व्हाइट मतलब कोलेजन फाइबर से। फाइन, कोलेजन फाइबर से। और टेंडन की वजह से मेरा मसल हड्डी से जुड़ा हुआ है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। फाइन। जो भी मूवमेंट कर रहा हूं मैं, ये मसल को मूव करना है, ये टेंडन की वजह से होता है। फाइन, टेंडन की वजह से होता है। किसे ऐसा है कि अगर ये फोन है, ये मसल है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। फाइन, ये मेरा हाथ है, हाथ में ताकत है, लेकिन फोन उठेगा नहीं जब तक मैं इसको पकड़ूंगा नहीं। तो मेरी उंगलियां जो है वो टेंडन बन जाती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फाइन। अगर समझो मुझे यहाँ पर निखिल दिख रहा है, निखिल को मुझे उठाना है, तो निखिल समझो एक हड्डी है, मैं मसल हूँ। मैं निखिल को बोलूंगा ए निखिल उठ, ए निखिल उठ, निखिल उठ, तो निखिल नहीं उठेगा। मुझे निखिल को पकड़ना पड़ेगा, दोनों हाथों से पकड़ना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। तो मेरे हाथ बन जाते हैं, मेरा बॉडी बन जाता है मसल, मेरे हाथ बन जाते हैं टेंडन, जो उठाते हैं उस हड्डी को, जिसका नाम है निखिल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मसल को हड्डी से जोड़ना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मसल बाजू में है हड्डी के, इसलिए हड्डी उठने वाली है। ओके, एनीवे, let's understand ligaments now. Ligament. Let me show you ligament. अच्छा वाला डायग्राम मिल जाएगा, मजा आ जाए भाई। ना 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 ना। परफेक्ट। ये देखो, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, और ये दोनों हड्डियों को साइड से जोड़ने, दोनों हड्डियों को साइड से जोड़ने वाला चीज है लिगामेंट्स। फाइन। लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ रहा है, हड्डी टू हड्डी का जॉइंट है लिगामेंट, हड्डी टू हड्डी। फाइन। ये लिगामेंट है, नी का लिगामेंट है यहाँ पर। नमन तो खूब रब करेगा या मैं तेरे को रब कर दूं इस रूम से? नमन, नमन मैं 5 गिनूंगा, उसके बाद तेरे को रिमूव कर दूंगा। थैंक यू। लुक ओवर हियर, यहाँ पर ध्यान देना, ये मसल है, ये हड्डी है। ये मसल से हड्डी को जोड़ने वाला टेंडन होता है, लेकिन हड्डी टू हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला है। बेटर कोई अच्छा है क्या? मोर डायग्राम्स। सबसे कॉमनेस्ट इंजरी is ACL. ACL is anterior cruciate ligament. आपको यहाँ पर देखेगा, ये देखो,
नी की जो हड्डी है, सबसे कॉमनेस्ट इंजरी इसकी होती है, ACL। ऐसे बाइक की किक मारते हो हमेशा हमेशा के लिए, ये देखो, ये हड्डियां है, और ये वाला है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL। और लिगामेंट बनता है वाइट फाइबर से। कैसे वाइट? येलो फाइबर से, माय बैड, येलो फाइबर से। अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं दोनों में, अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं बहुत सिंपल चीज से, अगर मैं शेयर स्क्रीन करके डिस्टिंग्विश करता हूं, टेंडन एंड लिगामेंट। लिगामेंट्स के स्पेशल नाम नहीं होते, टेंडन के तो स्पेशल नाम भी रहते हैं। सो आई कैन से इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, एंड लिगामेंट जो होते हैं वो कनेक्ट्स टू बोन्स इन ए जॉइंट। So just hold on. Made of white fibers. Made of yellow fibers. Then this one will be helps in movement and locomotion. And this one basically makes the joint stronger, avoids dislocation. Okay. I think ये तीन बेसिक पॉइंट्स है। एक बार टेक्स्ट बुक में से टेंडन लिगामेंट पढ़ लो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। टेक्स्ट बुक में से टेंडन
रीटा गुप्ता, डर्मिस का मतलब होता है स्किन। डर्मिस इज बेसिकली स्किन। स्किन की ऊपर की लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे की लेयर को हम लोग डर्मिस कहते हैं। तो स्किन की नीचे की लेयर जो होती है उसको हम लोग डर्मिस कहते हैं। आई सपोज और क्या है, टेंसाइल का मतलब होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंशन के अगेंस्ट स्ट्रेंथ। अभी टेंशन का जो एडजेक्टिव है उसको मैं टेंसाइल कह सकता हूँ। अभी व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? टेंशन मतलब अल्लाह मेरे को टेंशन आएगा रे एग्जाम, वो टेंशन नहीं। टेंशन का मतलब फोर्स, प्रेशर। प्रेशर कैसा है, अगर लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू वो दबके नहीं रहने वाला है, बिकॉज इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो दबके नहीं रहने वाला है, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। फाइन। हैमस्ट्रिंग बेसिकली इज आपकी जो ये रहता है आपका जो का ये है ना, आपका मांडी, मांडी जो बोलते हैं ना, अपर लेग, अपर लेग, थाई के पीछे का जो हिस्सा है, थाई के पीछे के हिस्से में हैमस्ट्रिंग नाम का एक टेंडन रहता है। फाइन। स्पेशली बॉलर लोग हैं ना, क्रिकेट के फास्ट बॉलर लोग, फास्ट बॉलर लोग में सबसे कॉमन इंजरी रहता है हैमस्ट्रिंग का जो टेंडन रहता है, वो खराब हो जाता है। मोस्ट कॉमन इंजरी हैमस्ट्रिंग टेंडन। सर सुबह पेरिटोनियम पूछा था, बाद में बताओगे? ओह सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। पेरिटोनियम क्या होता है? ओके, आई एक्सप्लेन पेरिटोनियम। एक्चुअली नहीं एक्सप्लेन करूंगा, रिटा वेट वेट वेट, आई एक्सप्लेन पेरिटोनियम ना जब मैं स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ाऊंगा। मैं स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पेरिटोनियम समझाऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एक्यूलिस क्या है? एक्यूलिस एंकल में होता है। ये सब नाम है बेटा, ये टेंडन के नाम है। एक्यूलिस आपके एंकल में रहेगा, आपके चप्पल का सैंडल जहां पर आता है ना, सैंडल का जो पट्टा आता है ना जिस जगह पे, वो वहां पर एक्यूलिस टेंडन रहता है। फाइन, चलो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू, टाटा, धन्यवाद, आभारी आहे, जेवून घ्या, उद्या रविवार आहे, चिकन बिकन काहीतरी खा, मटन बिटन, मासे आणा. फाइन. आज संकष्टी, आज खाऊ नका. आज खिचडी